हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध के आवश्यक जो भी तत्व हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ बिफोर studying the main elements of a contract, again we will revise what is a contract. According to section 2H, a contract is defined as an agreement enforceable before the law. Now agreement, according to section 2E, every promise or set of promises forming consideration for each other is known as an agreement. So an agreement occurs when two minds meet upon a common purpose. They mean the same thing in the same sense at the same time. The meeting of the minds is called consent to the matter. यानी कि जब दो व्यक्ति एक बात को एक ही अर्थ से समझते हैं तभी एग्रीमेंट होगा। Now according to section 10 of the Contract Act, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not expressly declared to be void. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस डेफिनेशन को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट्स हैं, मेन तत्व हैं, उन सब के बारे में इस डेफिनेशन में बताया गया है। जैसे कि सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि, यानी कि अनुबंध बनने से के पहले ठहराव का होना आवश्यक है यदि उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस धारा में यह भी कहा गया है कि यदि भारत में प्रचलित किसी राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अब जो सेक्शन 2H तथा जो सेक्शन 10 है और अनुबंध की कई महत्वपूर्ण लक्षण इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा भी समय समय पर निर्णय जो दिए गए हैं उसके आधार पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कई लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल्स में हमारे 3 वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है वह है plurality of the parties. It means the first and foremost requirement to form a contract is 2 or more person. A person cannot make a contract with himself. There must be at least 2 person or parties. One of them is known as the promisor and the other is known as the offeree or promisee. यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का या हम कहें 2 पक्षकार होने चाहिए। इन 2 पक्षकारों में एक प्रस्तावक या वचनदाता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। जब प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वेद अनुबंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अनुबंध में कम से कम 2 पक्षकारों का होना अनिवार्य है। जैसे कि यदि मैं कहूँ कि मैं अपनी कार को 3 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ और आप अगर उसको स्वीकार करते हो तो मैं प्रस्तावक हो गई और आप स्वीकार करता हो गए। यानी कि एक प्रस्ताव के एक अनुबंध बनने से पहले जो वो ठहराव बनता है उसके लिए भी कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक प्रस्तावक यानी कि जो प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति जो कि उसे स्वीकार करता है यानी कि स्वीकार करता। नाउ
these parties are known by different names in different contracts. For instance, in a contract of sale, they are known as buyer and seller. Now, in the insurance, they are known as the insurer and insured. Tenant and landlord in the rent contract. यानी कि इन्हें हम अलग अलग नामों से भी पुकार सकते हैं, जो वचनदाता और वचन ग्रहीता हैं उन्हें। जैसे कि मकान किराए पर देने की स्थिति में मकान मालिक तथा किराएदार, माल के क्रय विक्रय की दशा में क्रेता और विक्रेता। इसी तरह से पट्टे के अनुबंध की दशा में पट्टादाता तथा पट्टाधारी, बीमा के अनुबंध में बीमाकर्ता तथा बीमित आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ द अनदर मेन एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. Agreement is the foundation of a contract. An agreement comes into existence by acceptance of an offer. Therefore, for making an agreement, one party should make an offer to another party and the another should accept it. वेद अनुबंध के जो सेकंड जो तत्व है हमारा, उसमें पक्षकारों के बीच ठहराव का होना आवश्यक है. ठहराव का जन्म प्रस्ताव की स्वीकृति देने से होता है. अतः ठहराव के लिए विधिवत प्रस्ताव किया जाना चाहिए और उस प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति भी दी जानी चाहिए. जैसे कि मैं कॉलेज के बाहर निकली, मैंने ऑटो वाले को हाथ देकर रोका, यह भी एक तरह का प्रस्ताव है. जैसे ही ऑटो रुका और यानी कि उसने मुझे ले जाने की, सवारी को ले जाने की उसमें स्वीकृति दी है. तो आवश्यक नहीं है कि हमारी ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है लिखित या मौखिक रूप से हो. कई बार हाव भाव से भी हम ऑफर और एक्सेप्टेंस कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. For an agreement to be a contract, it must be able to create legal relations. Agreements which do not create legal relations are not legally enforceable. Now, whether or not any agreement creates legal relations between the parties would depend upon the intention of the party to the contract. If they intend to do so, the agreement is legally enforceable and such an agreements become a contract. यानी कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा. यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिसका उद्देश्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, तो वह ठहराव वेद अनुबंध नहीं बन सकता है. व्यवहार में हम देखते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का, खाना खाने का, होटल जाने का कई तरह के ठहराव करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है. यानी कि यदि हमारा कोई साथी, अगर मैंने अपने किसी साथी से कहा है कि आज शाम को हम पिक्चर देखने चलेंगे और वह निर्धारित समय पर पिक्चर देखने हॉल नहीं पहुंच रहा है, तो मैं उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखती हूँ. यानी कि एक वेद अनुबंध के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों के मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ कानूनी अधिकार होंगे, और यदि उनमें से एक पक्षकार उस अनुबंध को पूरा नहीं करेगा तो दूसरे पक्षकार को उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का अधिकार होगा. जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे सपोज करो कि मैंने अपने मित्र जो थी सची, उसको अपने घर डिनर पे बुलवाया, आमंत्रित किया और उसने खुशी खुशी मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया. अब मैंने पूरे भोज की तैयारी कर ली, किंतु कुछ कारणों से वह मेरे यहाँ पर भोजन पर नहीं आ सकी. अब यह हम कहें कि उसने, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने ठहराव को भंग किया. इसके खिलाफ मैं न्यायालय में वाद प्रस्तुत
नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा दोनों का उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं था। इस संबंध में कलई हल्दर वर्सेस शेख का केस भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें कलई हल्दर ने शेख को अपने यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित किया था, किंतु निर्धारित समय पर जो शेख है वह खाना खाने नहीं गए, तो कलई हल्दर ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। लेकिन अंत में डिसीजन यही हुआ कि यह एक सामाजिक ठहराव है और ऐसी स्थिति में यह अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज का इंटेंशन जो था वह लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना नहीं था। और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि यदि हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था कि मैंने अपनी फ्रेंड को खाने पर बुलाया और वह नहीं आई, इसका उल्टा भी हो सकता है कि सपोज़ करो कि मैंने उसे खाने पर तो आमंत्रित किया और निर्धारित समय पर वह मेरे घर खाना खाने पहुंच गई, लेकिन जब वह मेरे घर पहुंची तो देखा कि मैं ताला लगाकर कहीं चली गई हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना पड़ा और उसका बिल 2000 रुपये आया। अब वह मुझे यह नहीं कह सकती है कि मैं यह 2000 की राशि आपसे वसूल करूँगी, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में जो ठहराव था वह कभी भी वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स भी कई बार आपसे वादा करते हैं कि अगर आपके फर्स्ट डिवीज़न आई या आपके 90% से ऊपर मार्क्स आए तो आपको बाइक दिलाई जाएगी, लेकिन हो सकता है रिज़ल्ट में आपके 90 से ऊपर परसेंट आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आपको बाइक दिला सकें। तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पक्षकारों के ठहराव का वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ठहराव वैधानिक दायित्व उत्पन्न करेगा या नहीं, यह पक्षकारों के इरादों या इच्छाओं से निर्धारित किया जाता है। किंतु कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक ठहराव, पति पत्नी के बीच के ठहराव में यह माना जाता है कि यहाँ पक्षकारों की इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की नहीं रहती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और भी कई मेन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यह बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आपके पास नए वीडियोस के अपडेट आते रहें। थैंक यू।